आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, इस हफ्ते खास बात तेलंगाना डिबेट में आज हुजूराबाद नतायज का पोस्टमार्टम करेंगे। వచ్చిన ఫలితాలకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా సంపూర్ణమైన బాధ్యత నాదే। నిరాశ చెందకుండా రేపు 2023 आने दो, डेफिनेटली यहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट लाएंगे। नाजरीन, तेलंगाना के हुजूराबाद में इटला राजेंद्र जीत गए और बीजेपी का कमल खिलाया। ये एक हकीकत है, लेकिन हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के नतायज हुक्मरान पार्टी टीआरएस के लिए हैरान कुन, बीजेपी के लिए खुशाइंद और कांग्रेस के लिए मायूस कुन साबित हुए हैं। इटला राजेंद्र जो पहले टीआरएस के उम्मीदवार थे, इस मरतबा बीजेपी के टिकट पर कामयाब हुए हैं। तेलंगाना असेंबली में इटला राजेंद्र ने एक और कमल खिलाया। हुजूराबाद इलेक्शन को मुल्क का महंगा तरीन इलेक्शन कहा गया। सियासी पार्टियां इस इलेक्शन को जीतने की हर तरह की कोशिश की, सारी ताकत इलेक्शन में झोंक दी गई। राजेंद्र के साथ बीजेपी ने बहुत मेहनत की। मरकजी वज़रा, रियासती सदर, मरकजी लीडरों ने भी मुहिम चलाई। कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने हुजूम जमा किया, लेकिन वोट इकट्ठा करने में नाकाम रहे। तो टीआरएस ने वजीर फाइनेंस हरीश राव को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी। केसीआर, केटीआर और कविता इंतखाबी मुहिम से दूर रहे। तो हुजूराबाद में बीजेपी की कामयाबी, टीआरएस और कांग्रेस की नाकामी का डिबेट के जरिए हुजूराबाद नतायज का पोस्टमार्टम करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। कृषांक टीआरएस लीडर हैं और पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर भी हैं, और टीआर श्रीनिवास जी लीडर हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और मतीन शरीफ कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से हुजूराबाद का इलेक्शन है 2023 की तरफ लोग अब देख रहे हैं। टीआरएस ने काफी मेहनत की, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीआरएस में ही कुछ न कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से यह नतीजा आया है। कृषांक, देखिए जिलानी जी, पहले हार जीत जो है जी, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बार भी हार से हम खत्म नहीं हो जाते और जीत से घमंड नहीं बढ़ता जी। तो बहुत सारे चुनाव देखे, ये 20 साल में बहुत सारे चुनाव देखे। नागार्जुन सागर हमने जीता, म्युनिसिपैलिटीज हमने जीता और एमएलसी इलेक्शंस हमने जीता। तो इसका मतलब हमें घमंड नहीं बढ़ा, और ये एक चुनाव हम हार गए तो उसका मतलब हम खत्म नहीं हो गए और टीआरएस में खुद ब खुद कुछ है। देखिए, एक चीज है, चुनाव में दल जो है, राजनीतिक दल मुद्दे उठाते हैं। हमने मुद्दे उठाए, हमने गैस सिलेंडर का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने उसको उसमें प्रचार किया कि 290 रुपए राष्ट्र सरकार का इसमें उनको भी जाता है, जो गलत है, सबको मालूम है जो गलत है। बट खुद उम्मीदवार ईटल राजेंद्र जी ने मुद्दे बहुत उठे, कृषांक, मुद्दे बहुत उठे। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि जैसे नतीजे आते हैं तो केसीआर जो है चौंक जाते हैं। हैरत होती है कि इतनी बड़ी फौज लगाकर भी हम क्यों जीत नहीं पाए। उसके फौरी बाद ट्वीट आता है केटीआर का कि इस नतीजे की कोई अहमियत नहीं है। क्या मतलब इसका? देखिए, अहमियत नहीं, अगर देखिए एक स्टेटमेंट का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो अहमियत तो बिल्कुल होती है, पर उससे खत्म नहीं होते। उससे हमारा जो ये सफर है उससे खत्म नहीं होता, क्योंकि हम सरकार में हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। आप अगर इसमें टीआरएस का कुछ, आप जो पॉकेट्स वहां पे गिरे, क्योंकि हमने भी 83,000 कुछ वोट हमें भी आए, हमें भी जिम्मेदारी उन लोगों ने दी। और हमने जो उम्मीदवार खड़ा किया वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार खड़ा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हमने जो रिस्क हमें लिया, क्योंकि राजेंद्र जी ने अब तक हुजूराबाद में एक भी टीआरएस लीडर बनने नहीं दिया। वहां ऑपोजिशन लीडर्स भी नहीं है जिलानी साहब, कांग्रेस के बड़े लीडर। तो ये राजेंद्र की जीत की असल वजह मानते हैं? देखिए, मैं आपकी नजर में, आपकी नजर में जीत राजेंद्र की हुई या बीजेपी की? दो ही रीजन दे सकता हूं मैं जिला, 2 मिनट में सिर्फ 2 ही रीजन दे सकता हूं मैं। पर देखिए, हार के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जीत के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे
देश भर में किसान लड़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट पोलिंग के एक दिन पहले यहाँ के फसल की खरीदारी के बारे में यहाँ पे अनशन करते, पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ सारे किसान खड़े हुए क्योंकि फसल ठीक से खरीदा नहीं जा रहा। ठीक, पर उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। क्यों? हुजूराबाद में बहुत सारे किसान हैं, तो ऐसे बहुत अंश होते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं। उन्होंने भाजपा ने या ईटल राजेंद्र जी ने सिर्फ एक ही नारा लिया, आत्मगौरव का नारा। ठीक है, वो चला भी होगा टीआर श्रीनिवास शायद। तो टीआर श्रीनिवास हमें भी हमारे बीजेपी की जीत है या राजेंद्र की जीत है? जैसा कि कृषांक कह रहे हैं कि एक तजुर्बेकार नेता हैं राजेंद्र, उनका अपना वोट बैंक है, अपोजिशन को उन्होंने बनने नहीं दिया वहां पर, ये एक वजह है वो उसकी जीत की। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को बुलाया, और सबसे पहले सब जितने भी पैनलिस्ट हैं और आपको अभी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं देना चाहता हूं। ये डिबेट बहुत ही अहम है आज, और ये जो डेमोक्रेसी में और बाकी सब ये एक पोस्टमार्टम किया जाता है जी। और मेरे को एक बहुत फेमस उर्दू शेर का एक फर्स्ट लाइन याद आ रहा है जी, इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये कारवां लुटा कैसे। ये बहुत माने यहाँ रखता है। यहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी में ये होता है कि जब प्रजा आपको चुनती है, आप सेवक हैं, यहाँ के सुल्तान नहीं हैं। ये छोटा सा झलक आपको फिर बताया गया है, अगर आप समझ जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात, जब आप वादे करते हैं, प्रजा यही पूछते क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वही वादा जी। क्या हो रहा है? आप जितने वादे करते हैं क्या हो रहा है? आपको दलित अभी याद आते हैं, दलित बंधु अभी याद आता है। आपको पता है यहाँ पे इलेक्शन कोड लागू होने वाला है, तब भी बंद हो जाएगा। ये आप करना क्या चाहते थे? आपकी मंशा क्या थी? और तीसरी बात, आप जमीनी हकीकत से टूटते हुए जा रहे हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रजा क्या चाहती है। हमारे माननीय प्रवक्ता टीआरएस के, उन्होंने खुद बोला कि राजेंद्र जी ने किसी को बनने नहीं दिया। ये तो मैं मानने से रहा, क्योंकि जब तक राजेंद्र जी तेलंगाना के लिए कंधे से कंधा लड़ते रहे, और वो ऐसे एक लीडर थे ग्राउंड लेवल के जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी, जितने भी उनके वोटर्स थे एक कॉल पे उनका काम करते थे, वो थे जनता के लीडर, कनेक्टेड थे जमीनी हकीकत से। और अब कब तक ये यानी टीआर श्रीनिवास जी, यहाँ पर जीत सीधे तौर पर राजेंद्र की हुई है, बीजेपी की नहीं, एक शख्स की जीत है। देखिए, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो बल था और जो बैकिंग था उनके साथ था। एक कॉम्बिनेशन, ये एक टीम एफर्ट है, राजेंद्र जी प्लस बीजेपी, कंबाइंड एफर्ट है ये। ठीक है, मतीन शरीफ, कांग्रेस ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि सेरुखी मुकाबला है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया है कारवां, दो रुखी मुकाबला होगा, टीआरएस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। अचानक इतनी बड़ी तब्दीली कांग्रेस में, पिछले इलेक्शन में जो शख्स 61,000 वोट लेता है, वो सिर्फ यहां पर बराए नाम वोट लेता है 3,012 वोट। बड़ी ताज्जुब की बात है। तो कांग्रेस क्या खेल खेल रही थी इस इलेक्शन में? अस्सलाम वालेकुम जी। आप तमाम मेरे भाइयों को आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया जी। मगर मैं वहाँ हुजूराबाद में ग्राउंड पे कई दिन तक रहा, वहाँ की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा जी। मगर आपके लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा, आपके लिए और हमारे ये टीआरएस के बीजेपी के दोनों भाइयों के लिए भी बहुत मुश्किल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जी। बताइए। तो हकीकत वहाँ की हकीकत है। देखिए, हुजूराबाद का जो रिजल्ट आया वो पहली बात बीजेपी की नहीं बल्कि इटला राजेंद्र साहब की पर्सनल जीत है। उसकी वजह यह है कि टीआरएस से हुजूर इटला राजेंद्र साहब हटते हैं और रिजाइन देके बाई इलेक्शन करवा रहे हैं, और इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से अमित शाह, स्मृति ईरानी, सेंट्रल मिनिस्टर्स वहां पर दुनिया का काम कर रहे हैं, आके वक्त दे रहे हैं। कांग्रेस के सारे बड़े बड़े लीडर्स वहां पर वक्त दे रहे हैं, मगर केसीआर साहब, केटीआर साहब और कविता मैडम
ये तीनों अपने फार्म हाउस पे अपने घर में मसरूफ थे, क्योंकि उनको ये रिजल्ट मालूम था। उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस की तेलंगाना में बढ़ती हुई मकबूलियत के लिए केसीआर साहब ने एक नया प्लान किया। नहीं, कांग्रेस की मकबूलियत बढ़ रही थी। तो वेंकट रेड्डी का ये बयान, कोमट रेड्डी का ये बयान कि राजेंद्र को कांग्रेस ने पीछे दरवाजे से मदद कर दी है। आप मेरी बात मतीन शरीफ सुनिए, आप मेरी बात मतीन शरीफ एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए। मैं उसी क्या का जवाब कांग्रेस दे रहा हूं ने आपको। राजेंद्र को मदद नहीं की पीछे दरवाजे से? मैं उसी कोमट रेड्डी का जवाब बयान। दे रहा हूं। अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेते तो आपको इसमें जवाब मिल जाता। आप मेरी बात सुनिए कि केसीआर, यहाँ पर कांग्रेस की तेलंगाना में बढ़ती हुई मकबूलियत से केसीआर साहब खौफजदा होकर, खौफ में आकर एक फिल्म फिट किए कि इटला राजेंद्र साहब से एक ड्रामा पेश हुआ मार्केट में कि ये दोनों में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई, जबकि ये दोनों 50 से 60 साल के दोस्ताना हैं दोनों का। तो उसके बाद ये हटके वहां से बीजेपी से इलेक्शन लड़ते हैं और यहाँ पर केसीआर, केटीआर और कविता मैडम कोई आके कैंपेनिंग नहीं करते। उसकी वजह ये है कि यहाँ से बीजेपी को जिताकर केसीआर साहब ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि तेलंगाना में टीआरएस के ऑपोजिशन कांग्रेस नहीं है बल्कि बीजेपी है। ये प्रूफ करने के लिए पर्सनली, यानी टीआरएस अपने लिए अपोजिशन बना रही है बीजेपी को, कांग्रेस को देखना नहीं चाहती। ठीक है कृषांक, आपने कहा राजेंद्र की अपनी शख्सी जीत है। कृषांक को मेरी आवाज जा रही है? कृषांक, आपने कहा राजेंद्र एक्सपीरियंस आदमी है, उनको तजुर्बा था जिसकी वजह से ये जीत मिली है। हेलो जिलानी साहब। जी जिलानी साहब। कृषांक, राजेंद्र एक्सपीरियंस लीडर हैं, एक वजह आपने ये बता दी। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से भी एक सवाल उठा के कांग्रेस ने पीछे दरवाजे से, जैसा कि मैंने कहा कोमट रेड्डी की तरफ से बयान आया था कि पीछे दरवाजे से मदद हो गई है। इसमें यह भी कहा गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ऐसी कोई कार्रवाई तो दिखाई नहीं देती आपको इसमें, और ऐसे कई दुश्मन आपको 2023 में दिखाई देंगे। टीआरएस उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? जिलानी साहब, 100% ये सच है। क्यों? अभी यहाँ पे अपने शो में ही देखिए जी, यहाँ आपने क्या बात किया, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने क्या बात किया जी, केसीआर जी, केटीआर जी, कविता जी, इनको टारगेट किया, बीजेपी के अंश के ऊपर तो बात नहीं किया। इटल राजेंद्र जी को अच्छा बताया, इटल राजेंद्र जी के खिलाफ हुआ ये, इटल राजेंद्र जी को निकाले। यही बात 4 महीने से कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है, कांग्रेस ईटला जी को भी टारगेट नहीं कर रही, क्योंकि यही ईटला राजेंद्र जी को बीजेपी के एमएलए रघुनंदन राव जी ने 1 साल पहले जब ये सब नहीं हुआ था जी, लाइव चैनल्स पे उनको लैंड ग्रैबर, करप्ट, ये बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव जी ने बताया। हाँ। 1.5 घंटा के पीसीसी अध्यक्ष जो है रेवंत रेड्डी जी 2018 के चुनाव में हुजूराबाद के धरती पर खड़कर 1.5 घंटा राजेंद्र जी के करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया। आज ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसी से मालूम हो रहा है। वो बता रहे हैं ना केटीआर जी, कविता जी नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं आपके द्वारा जिलानी जी, ठीक, नागार्जुन सागर चुनाव में केटीआर जी और कविता जी गए, या दुब्बाका इलेक्शंस में केटीआर जी और कविता जी गए, या एमएलसी इलेक्शन? ऐसा क्रिएट कर रहे, ये अंश नहीं होते। देखिए, बीजेपी ने भी बताया कि सुल्तान नहीं है आप, सेवक है आप। अगर ऐसे ही आप एग्जाम्पल देंगे तो मैं भी बताना चाहता हूं, देश भर में कितने बाई इलेक्शंस हुए जी, वहां पे चीफ मिनिस्टर्स ने कैंपेन भी किया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बुम्मई साहब ने कैंपेन किया उनके क्षेत्र में, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश जी, उनके यहां भी उन्होंने कैंपेन किया, पब्लिक मीटिंग्स किया, मध्य प्रदेश भी किया। पर कितने पार्लियामेंट सीट और कितने असेंबली सीट आज आप हार चुके, तो इसका मतलब तो आप भी खत्म हो गए, आप भी सुल्तान नहीं है, मोदी साहब भी सुल्तान नहीं। बिल्कुल, कहीं कुछ नतीजे, कहीं कुछ। इसके सवाल के बाद इसका रिएक्शन लूंगा मैं टीआर श्रीनिवास जी से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद क्या बीजेपी के तेलंगाना में इम्कानात ज्यादा हो गए? राजेंद्र ने बीजेपी के लिए दरवाजा खोल दिया है वो लीडरों के लिए जो नाराज है टीआरएस में? इस सवाल का जवाब लूंगा ब्रेक के बाद टीआर श्रीनिवास जी से। छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। तो हुजूराबाद नताज का पोस्टमार्टम, आज की इस डिबेट में 3 मेहमान हमारे साथ, कृषांक टीआरएस लीडर श्रीनिवास जी और मतीन शरीफ कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था श्रीनिवास जी से कि बीजेपी को जिस तरह से राजेंद्र ने टीआरएस के नाराज लीडरों के लिए एक रास्ता खोल दिया है
और उन्होंने हाल ही में जीत के बाद कहा भी था कि टीआरएस में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है 90% लीडरों के पास। अब वो आ सकते हैं और वेलकम किया उन्होंने। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है श्रीनिवास जी? जिलानी साहब देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक आने का उसकी पूरा संभावना है, उसका ग्रोथ पैटर्न है, उसका पूरा एक पॉलिटिकल एक आपका पूरा हिस्ट्री मिलता है। अब होता क्या है कि थोड़े ऐसे पार्टीज हैं हमारे देश में जो फैमिली बेस्ड इनकॉर्पोरेशंस कहते हैं जी। वहां पे क्या होता है, आपका एक लेवल पे आके आप रुक जाते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग बंद हो जाता है, आपका ग्रोथ बंद हो जाता है। अब ईटला राजेंद्र जी एक बहुत ही सीनियर नेता हैं और तेलंगाना के जमीनी, मैं फिर से बोलता हूं, वो जमीनी हकीकत जानते हैं, लोगों का नब्ज पहचानते हैं जी। और उन्होंने जो बोला है 100% उनसे मैं इत्तेफाक इसलिए रखता हूं। वहां पे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो देश के लिए और प्रजा के लिए, तेलंगाना के लिए जहां वो लड़ाई हुआ था, जिसके लिए वो संघर्ष हुआ, तेलंगाना बना, उसके लिए वो काम करना चाहते थे। मगर यहाँ क्या है, सब डिसीजन मेकिंग एक जगह पे सिमट के रह गया है और पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में वहां पे देरी हो रही है और उसका परिणाम जनता असंतुष्ट है जी। आप कुछ भी बंधु पॉलिसी निकाले। नहीं, कृषांक ने एक इल्जाम भी लगाया, कृषांक ने एक इल्जाम भी लगाया कि बीजेपी के ही एक नेता जब राजेंद्र को इल्जाम लगा रहे थे, उनके जो है कई चीजों पर उनको बड़े बड़े इल्जाम लगाए, फिर आप ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं जिस पर आप इल्जाम भी लगाते हैं, ये कैसी सियासत है? देखिए मैं ये इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीतिक जीवन का एक आधार है और वो चलता रहता है। जैसे मैं कृषांक जी पे मैं आज बोल रहा हूं, उनके मैं थोड़े चीजों पे इत्तेफाक नहीं रखता, क्या पता वो कल को हमारे साथ हाथ मिला ले, मैं तभी उसको मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। तो यहाँ क्या है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता, हम एक किसी के जानी दुश्मन नहीं है जी, हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो ठीक है। मतीन शरीफ, राजनीतिक जीवन में मतीन शरीफ, ऐसा लग रहा था कि हुजूराबाद में कांग्रेस कुछ कर दिखाएगी, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त आपने बना लिया। कांग्रेस अगर इस चक्कर में फंसी रही, टीआरएस को आप निशाना बनाना चाहते हैं और सहारा बन बैठे आप बीजेपी का, ये इल्जाम टीआरएस की तरफ से लग रहा है आप पर, तो कांग्रेस कहां है इस पूरे खेल में? हुजूराबाद के पोस्टमार्टम तो कांग्रेस का हो गया, बीजेपी और टीआरएस ने मिलकर कर दिया आपका। वहां के हुजूराबाद के इलेक्शन का ही बता रहा हूं, यहाँ पे हमारा मुकाबला दोनों पार्टियों से था, बीजेपी और टीआरएस से, क्योंकि वो दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। केसीआर साहब के बारे में आप देखिए कि ईटला राजेंद्र साहब बीजेपी के कैंडिडेट है, जिसको नियर 40 इयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनके मुकाबले में उन 37-36 यानी यहाँ पर एक एक्सपीरियंस लीडर की वजह से कांग्रेस हार गई और टीआरएस भी हार गई। नहीं, सीधा मतलब तो ये निकल रहा है। केसीआर साहब उनके मुकाबले में एक कोई बड़े कैंडिडेट को उतारने के बजाय 36-37 इयर्स के एक बच्चे को लाके उतार के उनको जिता के कांग्रेस को ऑपोजिशन में आगे नहीं बढ़ने के लिए ये एक प्लान के तहत बीजेपी को लाके यहाँ पे ऑपोजिशन में बिठा रहे हैं, ताकि मुसलमान ये हारना चाहती थी बीजेपी। अगर हारना चाहती थी, मतीन साहब, बड़ा अजीब सा आपका जवाब है, दलित बंधु स्कीम या जितनी मेहनत की गई, जितना पैसा बहाया गया, फिर ये मेहनत किस चीज के लिए की गई टीआरएस की तरफ से? सब केसीआर साहब के दलित बंधु का एक फॉर्मूला था। कौशिक रेड्डी को कांग्रेस में टीआरएस में लेके आए, कांग्रेस से कृषांक लास्ट एमएलसी का ले ली। और क्या चीजें आपको लगती है यहाँ पर कि टीआरएस से भूल हुई है? जिलानी जी, देखिए, अगर आप वो उनका आरोप है कि हमने एक 36 इयर्स के एक स्टूडेंट लीडर को दिया, तो उन्होंने एक 32 या 31 इयर्स के स्टूडेंट लीडर को लगाया। ये कैसा स्टेटमेंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने डिफेंड कैसे किया? क्यों? और उनके रैलियों में हजारों लोग थे, 4 मीटिंग्स रेवंत जी ने किया। देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से पर्सनली नहीं बताना चाहता हूं, बट मैं वहां पे 4 महीने रह चुका हूं, आपको मालूम है, जमीकुंटा में मैंने काम किया है। बिल्कुल। उनके आधे के आधा स्टार कैंपेनर्स आए ही नहीं कैंपेन पे, आधे के आधा स्टार कैंपेनर्स। और जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन के बाद पीसीसी प्रेसिडेंट साहब एक तेलुगु पिक्चर देखने गए और उसके बाद नॉमिनेशन के 5 दिन पहले नहीं आए
और नॉमिनेशन के बाद 15 दिन वहां पे बिल्कुल नहीं है। ये चीजें अपनी जगह तय है, लेकिन एक हकीकत यही है कि यहां पर राजेंद्र की जीत हुई। अब तमाम वो सियासी लीडर अपनी जमीन पर अपनी पकड़ बनाकर रखना चाहते हैं ताकि किसी भी पार्टी में वो शिफ्ट हो जाएं तो उन्हें जीत की उम्मीद ज्यादा हो। अगर इस तरह का माहौल बना हुआ है तो 2023 में अगर दल बदली वाला मामला सामने आएगा तो बहुत सी तस्वीर पार्टियों की बहुत अलग होकर सामने आ सकती है। इसके लिए तमाम पार्टियां किस तरह का प्रिपरेशन कर रही हैं ये 2023 में पता चल जाएगा। तो आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।